काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार आते हैं, तो ऐसे अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्लास हम लोगों की चल चुकी है। एक क्लास में लगभग हमने 1 से लेकर के 43 तक जो है अनुच्छेदों को हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आगे कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एक क्रम से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आते हैं, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45। इसमें क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल। मतलब यह है कि जो भी ये चल रहा है अनुच्छेद, जैसे 45, तो हमने जाना है कि 51 तक अनुच्छेद क्या है? डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो भी इसमें अंतर्निहित हो रहा है वो यही है कि वो राज्य के लिए कुछ दायित्व बताए गए हैं। जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल का दायित्व किसका है? राज्य का है। उसके लिए उपबंध किए जाएं तो किसमें है ये? आर्टिकल 45 में। इसके बाद देखते हैं 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। 50, अनुच्छेद 50, इसमें मतलब यह कि कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। तो ये सारे जितने भी हैं ये डीपीएसपी के हैं, नीति निदेशक तत्व हैं। जैसे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब यह चेक एंड बैलेंस, मतलब कि दोनों का बैलेंस बना रहे, कोई तानाशाह ना होने पाए, इसलिए यह सिस्टम बनाया गया है। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, मतलब अब यहां से संसद शुरू हो गई है। संसद, ये इसके पहले मूल अधिकार, और इसी के बीच में हम लोग देख ले जैसे 51 और 51 का एक क्लास हम लोगों के मौलिक कर्तव्य के बारे में चल चुकी है, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि 51 तक डीपीएसपी है, मतलब नीति निदेशक तत्व हैं। उसके बाद क्या है? मौलिक कर्तव्य। 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की है और 51 का में ये अभिधारित है यहां पर। तो इसके बाद अब देखते हैं 52 से भारत का राष्ट्रपति, मतलब इसमें एक भारत का राष्ट्रपति होगा जो जनता से सीधे नहीं चुना जाएगा। ये बार बार प्रश्न आता है कि जो भारत का मुखिया होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसका चुनाव संसद जनता से सीधे नहीं चुना जाएगा। जैसे कि अमेरिका में होता है, वहां से सीधे चुना जाता है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसका चुनाव कैसे होगा उसके बारे में अनुच्छेद 55 में है। 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब पुनः इसके निर्वाचन के लिए जो भी पात्रता है अनुच्छेद 57 में है। 58 की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 60 में। 66 में हम लोग देखें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 73 में हम लोग देखें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। मतलब कि 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद, मतलब एक मंत्रिपरिषद होगी जिसको कैबिनेट बोलते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगी, क्योंकि वास्तविक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। उसके साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा उस मंत्रिपरिषद का। ये पूरी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए है। 79 की बात करें अगर हम लोग,
संसद के गठन का प्रावधान, मतलब एक संसद होगी, उसके गठन का जो भी सिस्टम है वो 79 में है। 80 में राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा मतलब उच्च सदन, संसद का उच्च सदन, राज्यसभा की संरचना 80 में है। 81 में लोकसभा की संरचना है, क्या है, लोकसभा की संरचना 81 में है। 83 में या 83 का में राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा सदन है, वह कौन सी सभा है जो कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा उसका सही उत्तर रहता है, राज्यसभा। ये कभी विघटित नहीं होती है, मतलब इसके 1/3 सदस्य समाप्त होते हैं, फिर उसके बाद इसका निर्वाचन होता रहता है। तो 1/3 का कार्यकाल खत्म होता है, तो उस हिसाब से इसका कभी विघटन नहीं होता है। जबकि लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि 5 वर्ष बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर पूरी तरीके से वो विघटित हो जाती है और नई सभा का गठन होता है। लोकसभा में हम लोग यही देखते हैं कि एक नई सभा का गठन होता है पूरी तरीके से, भले वही पुरानी हो लेकिन वो नवनिर्वाचित होकर के आते हैं। लेकिन राज्यसभा के मामले हम लोग देखते हैं कि इनका कार्यकाल यहीं पर देख लें, 6 वर्ष 6 साल राज्यसभा का होता है, लोकसभा का कितना होता है, 5 वर्ष। अगर लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु हम लोग देख लें निर्वाचित होने की, चुने जाने की, तो यहां पर क्या है, 25 वर्ष है, और राज्यसभा की क्या है, 30 वर्ष है। अगर हम राष्ट्रपति की बात कर ले यहीं पर आयु की, तो वो कितनी है, 35 वर्ष। अगर हम इसी में, जैसे कई प्रश्न आता है इससे जुड़ा नहीं है लेकिन यही हम लोग आयु की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें कि ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत है उसके मुखिया का अगर चुनाव होता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहीं पर आप जान लें कि उसकी 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष। और वोट देने की जो आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष, सारे लोग जान ही रहे हैं। तो आते हैं हम लोग वापस कि लोकसभा की जो संरचना है वो 81 में है। 81 में राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, उसका कारण हमने बताया कि इसके सारे सदस्य एक साथ विघटित नहीं होते हैं। ये क्या है कि 1/3 इनके रिटायर होते हैं और उनका नया निर्वाचन होता जाता है, और फिर वो भी निर्वाचन चुनाव के माध्यम से, मनोनयन के माध्यम से, कई प्रकार से उनका चुनाव होता रहता है। अनुच्छेद 84 में हम लोग देखें संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब कि संसद में जो सदस्य बनेंगे उसके लिए अर्हता क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो भी पद है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष जो भी है उसके अनुसार हो। तो इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो किसमें दी गई हैं, 84 में। 85 की अगर हम लोग बात करें तो संसद के सत्र सत्रावसान विघटन, संसद का जो सत्र है उसका जो सत्रावसान होगा और जो भी विघटन होगा वो किसमें है, आर्टिकल 85 में। 109 में हम लोग देखें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा उसके बारे में कहां बताया गया है, 109। यहीं पर यह प्रश्न आता है कि इसके बारे में निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर, वो निर्णय लेगा कि धन विधेयक है या नहीं है। 110 में हम लोग देखें तो धन विधेयक की परिभाषा, अब धन विधेयक किसको कहा जाएगा ये किसमें बताया गया है, 110 में। मतलब 109 और 10 किसके बारे में बताता है, धन विधेयक के बारे में। 117 में देखें वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, अब कौन से विधेयक वित्त विधेयक हैं उसके बारे में जानकारी किसमें है, 117। 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन किससे है, 124। इसी में 123 हम लोग देख लें, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है कि अगर कोई भी सत्र जो है सत्र में नहीं है, चाहे लोकसभा राज्यसभा, अगर ये कार्यवाही में नहीं है, सत्र इनका नहीं चल रहा है, तो अनुच्छेद 123 के तहत ये क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तत्काल अगर कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो राष्ट्रपति को यह पावर है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 के तहत ये जारी कर सकते हैं अध्यादेश, और ये जो है उसके समान माना जाएगा।
124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन हमने देख ही लिया है। 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। 129 क्या है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि जो भी इसके आदेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट भी है, तो इनके जो भी आदेश हैं वो नजीर बन जाएंगे, मतलब अभिलेख के रूप में वो दर्ज कर दिए जाएंगे कि अब जो भी फैसले होंगे उन फैसलों के आलोक में होंगे, कि वो कानून बन गया है। जो भी आदेश हो गया है अब वो कानून बन चुका है, उसी के तहत जो भी आगे के फैसले होंगे, जो भी नियम विनियम बनेंगे उस फैसले के आलोक में बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को यहां पर देख लिया है। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको हम लोगों ने देखा है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में ये कौन सी क्लास है, ये दूसरी क्लास है। इस तरीके से हम लोग 2-3 क्लास करके इसको यहां पर कर लेंगे खत्म। तो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम लोग उनको पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जा रही है, जिससे आपके मन मस्तिष्क में बहुत ही आसानी से वो बस जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक नोट्स बनाते चलेंगे तो मेरे समझ से मुश्किल से 2-3 पेज में सारे अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। एक बार इसको, इस क्लास को आप देख लेंगे और 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो भी प्रश्न आते हैं अनुच्छेद से संबंधित वो आप परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र को देख करके तत्काल कर लेंगे और अधिक से अधिक अंक अर्जित करेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों की क्लास होती है यहीं पर खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।